ایک स्नाइपर की सनसनीखेज दास्तान जो तन्हा दुश्मन की फौजों से नबरदाज़मा रहा। आपके लिए पेश खिदमत है। कहानी की तरफ जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। आदित्य वर्मा वो आदमी था जिससे मैंने ड्रैगनोव राइफल लेना थी। वो हिंदू का नाम और शनाख्त धारे एक मुसलमान था। उसने शादी भी एक हिंदू लड़की से की हुई थी। नामालूम वो कब से वहाँ मौजूद था। पाकिस्तान से जाने वाले खासुल खास अफराद को ही उसके बारे में बताया जाता। मेरे मकसद को मद्देनजर रखकर मुझे भी उसी से मिलने का हुक्म दिया गया था। मैं नाले में आगे बढ़ता रहा। नाले में बर्फ मौजूद नहीं थी, अलबत्ता दरमियान में साफ और शफाफ पानी जरूर बह रहा था। पानी की सतह तो चंद इंच से ज्यादा बुलंद नहीं थी, अलबत्ता चौड़ाई में नाला 7-8 गज से ज्यादा वसी था और उसमें बिखरे हुए पत्थरों पर पांव रखकर बगैर जूते भिगोए नाले को उबूर करना निहायत आसान था। नाले में मौजूद घर निस्बतन बुलंद जगह पर वाक़े थे। तमाम घर नाले में कदरे दाएं जाने वाक़े थे, जबकि इंडियन पोस्टें बाएं जाने वाक़े थीं। मैं इन घरों से 200 गज पहले ही नाला एहतियात से उबूर करने लगा, क्योंकि नाले के दाएं किनारे हरकत करना मुमकिन नहीं रहा था। ऐसा करने की सूरत में मुझे उन घरों के दरमियान से गुजरना पड़ता और उस आबादी में कुत्तों की मौजूदगी यकीनी थी। एक अजनबी पर वो जिस गजबनाक अंदाज में भौंकते, उसका अंदाजा लगाने के लिए अक्ल बीना की जरूरत नहीं थी। नाले का पानी पत्थरों से टकराते और हल्के फुल्के नशेबो फराज से गुजरते हुए धीमी धीमी सरगोशियां कर रहा था। ऐसी सरगोशियां गर्मियों के मौसम में तो बहुत भली लगती हैं, लेकिन सर्दियों में ये खूबसूरत शोर कपकपी तारी कर देता है। पत्थर पानी में मुसलसल पड़े चिकने हो गए थे। उन पर पांव जमाकर नाला उबूर करना थोड़ा दुश्वार गुजार लगा, क्योंकि फिसलने की सूरत में कपड़े गीले होने का अंदेशा था और उस इलाके में मौसम भी किसी कमीने दुश्मन से कम नहीं है। सर्दी किसी की जान लेते वक्त मजहब, इरादा और मकसद नहीं पूछती, बस जो उसकी लपेट में आ जाए उसका काम निपटा देती है। नाला खैरियत से पार करके मैं नाले के बाएं किनारे चलने लगा। मुझे सबसे बड़ी सहूलत वहाँ बिखरी हुई झाड़ियां दे रही थी। उनकी आड़ लेकर चलते हुए दुश्मन की नजरों से ओझल था। आगे जाकर वो नाला बाएं जानिब मुड़ रहा था। उस जानिब 30-35 किलोमीटर के फासले पर उड़ी शहर था। मेरी मंजिल अंबाला का शहर था। कश्मीर की सरहद के साथ जालिंदर वाक़े था और उसके बाद अंबाला आता था। वहां तक मुझे अपनी कोशिश से पहुंचना था। जालिंदर और अंबाला के बारे में अच्छी खासी मालूमात यूनिट के सेकंड इन कमांड और फिर उस्ताद नसीरुद्दीन की वसातत से मुझे मिल चुकी थी, लेकिन ज़बानी कलामी सुनने और अमली तौर पर वहां पहुंचने में बड़ा फर्क है। नाला मुड़कर 200-300 गज आगे मगर बुलंदी पर इंडिया की एक और पोस्ट थी जो उसी मोड़ की हिफाजत पर मामूर थी। मैं इस पोस्ट के नीचे से होकर गुजरा। वहां बनी हुई पगडंडी इस बात का मजर थी कि वो रास्ता मुसलसल इस्तेमाल में रहता था। ऐसे रास्ते पर चलना इस लिहाज से मुफीद रहता है कि बारूदी सुरंग वगैरह का खतरा नहीं होता। मैं भी उसी रास्ते पर हो लिया। वहाँ काफी झाड़ियां फैली हुई थी। इस पोस्ट की हुदूद से मैं थोड़ा ही आगे बढ़ा हूँगा कि अचानक मेरे कानों में किसी के बोलने की आवाज पड़ी। मैंने फौरन करीबी झाड़ी की आड़ ली और उसके साथ ही नेफे में उड़सा हुआ पिस्टल मैंने हाथ में पकड़ लिया था। झाड़ियों की वजह से दिखाव महदूद हो गया था। अगर मेरे कानों में बातों की आवाज न पड़ती तो यकीनन मेरा इन बोलने वालों से आमना सामना हो गया था। मिनट भर बाद ही आवाज वाज़ेह हो गई थी। मोहन, थोड़ा आहिस्ता चलो यार, ताकि पोस्ट तक पहुंचते हुए हमारी ड्यूटी का वक्त पूरा हो जाए। एक दूसरी आवाज सुनाई दी, 2-3 मिनट आराम कर लेते हैं। सुजीत को तो हर वक्त आराम की पड़ी होती है। ये आवाज पहली 2 आवाजों से मुख्तलिफ थी। ठीक ही तो कह रहा हूँ, आहिस्ता चलने से बेहतर है चंद मिनट बैठकर आराम कर लिया जाए। वो यकीनन सुजीत था जो अपने कहे का दिफा कर रहा था। ये बात करते हुए वो मेरे सामने पहुंच गए थे। मैं उनकी तादाद गिनने लगा था। 5 अफराद थे। 5 ने अपने कंधों से हथियार लटकाए हुए थे। एक ने अपनी पीठ पर बड़ा वायरलेस सेट भी बांधा हुआ था। यकीनन ये पेट्रोलिंग पार्टी थी। कश्मीर की सरहद को दोनों ममालिक पोस्टें बनाकर महफूज नहीं रख सकते थे, क्योंकि बड़े बड़े नाले और पहाड़ी इलाके को जमीनी सरहद की तरह मोर्चे वगैरह बनाकर और कांटादार तार लगाकर अपने कब्जे में करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। फिर सर्दियों में तो यूं भी बर्फ इतनी शदीद होती है कि कई फुट तक इलाके को ढक देती है और कांटेदार तार वगैरह बर्फ के अंदर दबकर अपनी अफादियत खो देती है। वो गपशप करते मेरे सामने से गुजरते चले गए, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे कि अचानक एक झाड़ी से लोमड़ निकल कर भागा।
झाड़ियों की हरकत देखकर एक आदमी चीखा, यहाँ कोई है। किसी ने बेपरवाह अंदाज में उसे तसल्ली दी, कोई जानवर होगा गणेश। गणेश पीछे मुड़ा, 1 मिनट देख तो लूं। उसका रुख उस झाड़ी की तरफ था जिसकी मैंने आड़ ली हुई थी। बदकिस्मती से वो बदबख्त लूमड़ भी उसी जानिब को दौड़ा था। मैंने गैर महसूस अंदाज में पीछे हटना चाहा मगर देर हो गई थी। मुझे पहले ही 2-3 झाड़ियां छोड़कर छुपना चाहिए था, लेकिन जल्दी में मैं जिस जगह छुपा था वहां बैठा रह गया। मेरे ख्याल में तो वो यूं भी आगे बढ़ रहे थे, इसलिए मजीद रास्ते से हटने की जरूरत नहीं थी। इसमें मेरा कसूर भी इतना ज्यादा नहीं था कि मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कोई लूमड़ आखिरी वक्त पर ऐसी हरकत कर गुजरेगा। मैं भी वहां से गायब होने का कोई तरीका सोच ही रहा था कि एकदम गणेश झाड़ी की ओट से नमूदार हुआ। चांद की मध्यम रोशनी से बढ़कर गणेश के हाथ में पकड़ी हुई ताकतवर टॉर्च ने मेरा भांडा फोड़ा था। कौन हो तुम? उसके मुंह से खौफ और गुस्से की मिलीजुली आवाज बरामद हुई। उसके साथ ही उसने अपने कंधे से लटकी क्लैशनकोफ उतारने की कोशिश की। उसे इस कोशिश में कामयाब होने देना अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत करने के मुतरादिफ था। मैंने बगैर देर किए ट्रिगर दबा दिया। मेरे पास साइलेंसर मौजूद था, मगर इतना वक्त नहीं था कि मैं साइलेंसर पिस्तौल की नाल पर फिट करता। माहौल धमाके की आवाज से गूंज उठा। 2-3 गज के फासले से चलाई हुई गोली के खता जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। गो रोशन टॉर्च की वजह से मुझे उसका चेहरा वाज़े दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसका हयूला वाज़े था और गोली चलाने के लिए इतना दिखाव काफी होता है। सर में लगने वाली गोलियों ने उसे चीखने का मौका नहीं दिया था। मैंने मुसलसल 2 मरतबा ट्रिगर दबा दिया था। उसके गिरते ही मैंने एक कदम बढ़ाकर उसकी क्लैशनकोफ उठा ली। उसके हाथ में पकड़ी हुई टॉर्च का रुख कुदरती तौर पर उसकी तरफ हो गया था। उसकी यूनिफॉर्म के साथ मुझे 2 हैंड ग्रेनेड लटकते नजर आए। मैंने लगे हाथों वो ग्रेनेड भी उतार लिए और अपनी जेबों में डाल लिए थे। ये करते ही मैं झुके झुके पीछे भागा। किसी की सरासीमा लहजे में आवाज आई, गणेश गोलियां तुमने चलाई हैं। गणेश गरीब जवाब देने की हालत में होता तो बताता। इस मर्तबा एक और खौफजदा आवाज उभरी, गणेश तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैं इस दौरान झुके झुके वहां से दूर हटने लगा। किसी ने चीखते हुए कहा, गणेश को गोली लग चुकी है, और उसके साथ ही उसने क्लैशनकोफ का फायर खोल दिया। फजा मुसलसल फायरिंग की आवाज से गूंज उठी थी। मैं बगैर किसी ताखीर के जमीन पर लेट गया और उसी हालत में उनसे दूर हटने लगा। अचानक मुझे ख्याल आया कि अगर मेरी तरफ से फायर का जवाब न दिया गया तो वो मेरा ताक़ुब कर सकते थे। मैंने रुककर क्लैशनकोफ का कॉकिंग हैंडल खींचकर छोड़ा। इजेक्शन स्लॉट के रास्ते गोली उड़कर दूर जा गिरी। यकीनन राइफल पहले से लोड थी और मेरे कॉकिंग हैंडल खींचने की वजह से पहले से लोड शुदा गोली बाहर निकल गई थी। लेकिन वो वक्त ऐसी बातों पर गौर करने का नहीं था। मैंने सेफ्टी लीवर को सिग्नल राउंड फायर करने की हालत पर लगाया और 2-3 फायर दाग दिए। उसके साथ ही मैं जोरदार आवाज में बोला, अब्दुल्ला फायर मत करो, इन्हें जिंदा पकड़ना है। उसामा तुम वकास के साथ दाएं तरफ से हो जाओ। हमजा तुम्हारे साथ होगा और हारून तुम अबू हुरैरा और खालिद के साथ बाएं तरफ से आगे बढ़ो। इतना कहकर मैंने भारी आवाज बनाकर कहा, जी कमांडर, और खुद पीछे मुड़कर झुके झुके अंदाज में भागने लगा। उसके साथ ही मेरे कानों में किसी की घबराई हुई आवाज आई, भागो। भागते हुए उन्होंने चंद गोलियां फायर की थी, मगर वो उनकी इस्तरारी हरकत थी। तमाम गोलियां बगैर निशाना साधे और किसी हदफ को ताके बगैर चलाई गई थी। भारतीय इतना बहादुर नहीं कि रुककर मुजाहिदीन का मुकाबला कर सकता। मैंने भी जल्दी में होने के बावजूद ऐसे नाम लिए थे जिनसे उमूमन मुजाहिदीन एक दूसरे को पुकारा करते हैं, और ये सब सुनते ही उन्होंने तहकीक करने या कुछ सोचने समझने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन इन चारों बंदों के भागने से खतरा टला नहीं था। मैं इंडिया की हुदूद में दाखिल हो गया था और मुझे यकीन था कि उन्होंने बड़े पैमाने पर फर्जी मुजाहिदीन की तलाश का काम शुरू कर देना है। खैर वो बात की बात है। मैंने दिल ही दिल में खुद को तसल्ली दी। फिलहाल वहां से गायब होना जरूरी था। मैं तमाम एहतियात बालाए ताक रख कर सरपट दौड़ने लगा। उस इलाके में मौजूद नाले बतदरीज गहराई में उतरते जाते हैं। हल्की हल्की ढलान में मुझे भागने में अगर कोई दिक्कत थी तो बिखरे हुए पत्थरों की वजह से थी। भागते हुए हिंदुओं के इक्का दुक्का की फायर की आवाज अभी तक आ रही थी। अचानक पूरा इलाका रोशनी में नहा गया था। मैं फौरन जमीन पर लेटकर साकिन हो गया। नाले पर तैनात पोस्ट से किसी ने मार्टर गन से रोशनी का गोला फायर किया था। मार्टर का रोशनी का गोला काफी बुलंदी पर जाकर फटता है। रोशनी के गोले के साथ छोटा सा छतरी नुमा कपड़ा लगा हुआ था, इसलिए नीचे गिरते वक्त गोला धीमी रफ्तार में नीचे आ रहा था और इस दौरान उसकी रोशनी से काफी दूर तक के इलाके की देखभाल की जा सकती है। गोले की रोशनी खत्म होते ही मैं एक बार फिर भाग पड़ा। इस दौरान एक और गोला फायर हुआ। उस वक्त तक मैं झाड़ियों के एक घने झुंड में दाखिल हो गया था। इस मर्तबा मैंने रुकने की कोशिश नहीं की थी और आगे बढ़ता गया। वो नाला आगे जाकर 3 शाखों में बट गया था। मैंने बगैर किसी मंतकी सोच के एक नाले का चुनाव किया और आगे बढ़ गया। वो सोचने का वक्त नहीं था। रोशनी के गोले मुसलसल फायर हो रहे थे।
उसके साथ ही इन झाड़ियों के झुंड पर तवातुर से गोलियां बरसाई जाने लगी। विकर्स गन से फायर किया जा रहा था। उसकी आवाज मैं अच्छी तरह पहचानता था। और फिर वहां 2 इंच मार्टर के गोले भी फायर किए जाने लगे। जिन झाड़ियों में से मैं गुजर रहा था वो अलबत्ता 2 इंच मार्टर की जद से बाहर थी, क्योंकि मेरी मालूमात के मुताबिक इंडियन आर्मी के पास मौजूद 2 इंच कतर की मार्टर का ज्यादा से ज्यादा रेंज बमुश्किल 750 मीटर है। उसके साथ उनके पास 60 mm मार्टर्स भी मौजूद हैं जिनका रेंज 1250 मीटर है। इन दोनों मार्टर्स के मार के इलाके से तो मैं निकल आया था, लेकिन 81 mm मार्टर के जिसका रेंज 5 किलोमीटर था उसकी रेंज में मैं अब भी आ रहा था। लेकिन इतनी अक्ल तो बहरहाल उनमें मौजूद थी कि 81 mm मार्टर के गोले वो अपने इलाके में फायर नहीं कर सकते थे। जरा सी बेहतियाती से खुद उनकी कोई अपनी पोस्ट भी फायर की जद में आ सकती थी। यहाँ आपकी मालूमात के लिए बताते चलें कि यहाँ इंडियन मार्टर्स की रेंज बताई गई है। पाकिस्तान आर्मी के पास मौजूद इन्हीं नामों के मार्टरों की रेंज बिल्कुल मुख्तलिफ है। मेरा ये अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ था। वो छोटी मार्टरों से अपनी पोस्ट के करीब मौजूद झाड़ियों ही में मार्टर और विकर्स का फायर करते रहे। दूर नजदीक के इलाके में भी रोशनी के गोले फायर होना शुरू हो गए थे। यकीनन वायरलेस सेट से वो अपनी दूसरी पोस्टों तक ये खबर पहुंचा चुके थे, या ये भी हो सकता था कि अपनी एक पोस्ट से फायर होता देखकर दूसरों ने हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर रोशनी के गोले फायर करना शुरू कर दिए हों। बहरहाल कुछ भी था, ये बात यकीनी थी कि मैं बुरी तरह फंस चुका था। लेकिन उसके साथ ये बात भी शक से मुबर्रा थी कि मैं इतनी आसानी से हथियार डालने वालों में से नहीं था। मैं झाड़ियों के जंगल से बाहर आ चुका था। अब दौड़ने की बजाय मैंने तेज कदमों से चलना शुरू कर दिया था। मेरा सांस धूकनी की मानिंद चल रहा था। यूं लग रहा था जैसे फेफड़े मुंह के रास्ते बाहर आ गिरेंगे। ऑक्सीजन की कमी की वजह से मेरी हालत हो रही थी। मैंने लम्हा भर ठहर कर अपना सांस काबू में किया और फिर चल पड़ा। वक्फे वक्फे से फायरिंग की आवाज मेरे कानों में पड़ रही थी। मेरा अंदाजा था कि जल्द ही उन्होंने इलाके की तलाशी के लिए अपनी पार्टियां निकाल देना थी। उस वक्त तक मैं उस इलाके से जितना दूर निकल जाता उतना बेहतर था। अचानक मुझसे चंद 100 गज आगे रोशनी का गोला फायर हुआ। बगैर किसी शुबे वो 81 mm मार्टर का गोला था, क्योंकि ये उससे पहले फायर होने वाले गोलों से हुजूम में बड़ा था और उसकी रोशनी भी ज्यादा थी। मैं फौरन नीचे लेटकर साकिन हो गया। उसकी रोशनी में दूर दूर तक किसी भी चीज की हरकत को देखा जा सकता है। नीचे लेटकर मैं भी उस गोले की रोशनी से मुस्तफीद होने लगा। हद निगाह तक नजर आने वाले इलाके का मैंने अच्छी तरह जायजा ले लिया था। दूसरे गोले के फायर होने से पहले मैं उठकर आगे बढ़ गया। आगे वो नाला मजीद 2 हिस्सों में मुनक़सिम हो गया था। जिस समत पोस्ट मौजूद थी मैंने उसी समत सफर जारी रखा। दूसरे नाले में लाजिमन आगे जाकर दूसरी पोस्ट मौजूद होना थी और नामालूम वहां से उसका फासला कितना था, जबकि उस पोस्ट के इलाके को उबूर करने के बाद आगे चंद किलोमीटर तक मैं दूसरी पोस्ट के दर्द-ए-सर से बच सकता था। पोस्ट चूंकि 200-300 गज दूर ढलान पर वाक़ थी, इसलिए मैं पत्थरों की आड़ लेकर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। पोस्ट और मेरे दरमियान किसी बड़ी चट्टान आने की सूरत में मैं वो फासला भाग कर तय करता और उसके बरक्स होने की सूरत में जमीन पर लेट कर रेंगने लगता। अचानक क्लैशनकोफ गरजी। गोलियों की बौछार उसी समत आई थी जहां मैं मौजूद था। बिला शक व शुबा नाइट विजन साइट में मेरी हरकत नजर आ गई थी। अब उस समत सफर जारी रखना बेवकूफी थी। मैं फौरन 25-30 गज दूर नाले के मोड़ की तरफ बढ़ा, लेकिन जमीन से उठने की गलती मैंने नहीं की थी। चंद कदम दूर पत्थर की एक बहुत बड़ी चट्टान मौजूद थी। उसकी आड़ लेकर मैं उस नाले में घुस सकता था, जिसमें दाखिल होना मैंने पहले नामुनासिब समझा। चट्टान की आड़ मुयस्सर आते ही मैं सरपट भागा। उस वक्त रोशनी का गोला फायर हुआ, लेकिन रोशनी फैलते तक मैं दूसरे नाले में मुड़कर ओझल हो गया था। अब मैंने फिर भागना शुरू कर दिया था। मोड़ के सिरे की तरफ मुझे मुसलसल फायर की गूंज सुनाई देती रही। मैं चौकन्ने अंदाज में आगे बढ़ता रहा। उस जगह नजर आने का मतलब ये था कि मेरा पिछला सफर बेकार गुजरा था। दुश्मन मेरे सफर की समत को जान चुका था। उसके साथ मैं कितना सफर कर चुका था ये भी उसे मालूम हो गया था। हो सकता है उन्हें मेरे अकेला होने के बारे में भी मालूम हो गया हो, क्योंकि जिस आखिरी पोस्ट के करीब मेरी हरकत देखी गई थी लाजिमन उन्हें सिर्फ एक आदमी ही नजर आया होगा। गोया ये हतमी बात नहीं थी। वो ये भी सोच सकते थे कि वो फर्जी मुजाहिदीन मुख्तलिफ समतों में फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। कदमों की रफ्तार से ज्यादा मेरी सोचें मुख्तलिफ किस्म के मफरूजों में उलझी हुई थी। पाँव जल्द अज जल्द उस जगह से दूर होने में मेरी मदद कर रहे थे और दिमाग कोई बेहतर हल सोचने में मुसलसल सरगर्दां था। मोड़ से थोड़ा दूर आने पर घनी झाड़ियां और दरख्त शुरू हो गए थे। दरख्तों की वजह से चांद की रोशनी भी कारआमद नहीं रही थी, लेकिन मेरी मजबूरी ये थी कि मैं टॉर्च जलाने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। टॉर्च की रोशनी बहुत दूर से नजर आ जाती है और ऐसी हालत में कि दुश्मन मेरी मौजूदगी से बाखबर था।
टॉर्च रोशन करना आ बैल मुझे मार की कहावत का अमली सबूत देना था। मैं ठोकरें खाता, झाड़ियों से उलझता आगे बढ़ता रहा। रुकने का खतरा मैं किसी सूरत मोल नहीं ले सकता था। मुझे इल्म था कि सुबह पहली रोशनी के साथ ही ये सारा इलाका इंडियन आर्मी ने घेर लेना है। ऐसा करना उनके लिए इसलिए भी आसान था कि वहाँ चारों अतराफ उनकी पोस्टें फैली हुई थीं। अपनी पोस्टों की आधी नफरी ही नीचे नालों में तैनात करने से वो आने जाने के ज्यादातर रास्ते बंद कर सकते थे। ऐसा होने की सूरत में मैं लंबे अरसे के लिए महबूस हो जाता। मेरे पास इतना राशन मौजूद नहीं था कि मैं ज्यादा वक्त किसी पोशीदा मकाम पर गुजार सकता। यूं भी सर्दी की वजह से रजाई के बगैर रात गुजारना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल तरीन जरूर था, और ऐसा भी अपने पास मौजूद गर्म कपड़ों की बिना पर कह रहा हूँ, वरना उस सर्दी में रात गुजारना इजराइल से मुआनका करने के मुतरादिफ था। इन्हीं सोचों में उलझा मैं लंबे कदम उठाता आगे रवाना हुआ। उस नाले में न तो कोई मोड़ आया था और न कहीं नाले की जेली शाख नजर आई थी। दोनों अतराफ की चढ़ाइयां भी काफी दुश्वार गुजार थीं, और रात की वजह से तो वो चढ़ाइयां और भी सख्त और दुश्वार गुजार नजर आ रही थीं। अचानक मुझे ठिठक कर रुक जाना पड़ा। हवा के दोष पर वायरलेस सेट के स्पीकर से निकलती आवाज मेरे लिए किसी धमाके से कम नहीं थी। एकदम नीचे बैठकर मैंने अपने कान आवाज की समत लगा लिए। आवाज इतनी वाज़ेह नहीं थी, मैं उनकी बात समझ पाता। मैं बैठे बैठे ही उस समत को बढ़ने लगा। जल्द ही वाज़ेह आवाज मेरे कानों में आने लगी। यकीनन वायरलेस सेट वाले ने आवाज को धीमा रखा हुआ था, लेकिन रात के सन्नाटे में फिर भी काफी दूर तक आवाज जा रही थी। मेरी समात में पहला मुकम्मल फिक्रा पड़ा था, नहीं और बंदों की जरूरत नहीं है, इतने ही काफी हैं। ओवर। ठीक है सर, हम तैयार बैठे हैं। ओवर। वहाँ मौजूद आदमी ने निस्बतन धीमे लहजे में जवाब दिया था। वायरलेस सेट की सबसे बड़ी खामी यही है कि उस पर बातचीत करते वक्त ऊंची आवाज से बात करना पड़ती है। इस तरह दूसरी तरफ से आने वाली आवाज भी अच्छी खासी बुलंद होती है, और आवाज के कम तरीन दर्जे में भी मोबाइल फोन के स्पीकर ऑन होने जितनी आवाज जरूर सुनाई देती है। लेकिन उस वक्त वायरलेस सेट की वो खामी मेरे लिए रहमत का बायस बनी थी। शहरी इलाकों में ऑपरेशन वगैरह करने के लिए अब वायरलेस के साथ ईयरफोन का इस्तेमाल किया जाता है। इस वजह से दूसरी तरफ से आने वाली आवाज को फकत इस्तेमाल करने वाला ही सुन सकता है। वायरलेस पर आवाज आई, और जरूरी नहीं कि एक बंदा हो। एक बंदा तो हमें नजर आया है, हो सकता है ज्यादा अफराद हों। हम पीछे से आ रहे हैं, तुमने आगे गुजरने नहीं देना और जंगल से बाहर घात लगानी है। दूसरी सूरत में वो दरख्तों की आड़ लेकर भी वहां से निकल सकते हैं। ओवर। दूसरी जानिब से दी जाने वाली तमाम हिदायत मुझे बगैर किसी दुश्वारी के सुनाई दे रही थीं। हम जंगल के सिरे पर ही मौजूद हैं सर। ओवर। ठीक है, वहीं इंतजार करो, आगे नहीं आना, और अपने आदमियों को आड़ में रखना। ये न हो हमारी तरफ से चलाई गई गोलियों का निशाना अपने आदमी बन जाएं। ओवर। दूसरी आवाज आई, हम मुख्तलिफ पत्थरों और चट्टानों की आड़ में हैं सर। ओवर। कैप लिसनिंग ओवर एंड ऑल। वायरलेस से आवाज आना बंद हो गई थी। मैं चूहेदान में फंस गया था। आगे दरिया पीछे खाई। उस वक्त 100% मुझ पर मुंतबिक हो रही थी। मेरे ताक़ुब में आने वालों की तादाद 10-12 से ज्यादा ही होना थी। इसी तरह सामने भी इतने आदमी तो लाजमी तौर पर मौजूद होना थे। ऐसी सूरत में मेरा बच जाना एक करामत ही होती, लेकिन मैं हाथ पर हाथ धरे बैठ नहीं सकता था। मैंने फैसला करने में चंद मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगाया था। हतमी फैसले पर पहुंचते ही मेरे कदम चढ़ाई की तरफ उठने लगे। चढ़ाई का सफर यूं भी बहुत मुश्किल होता है, और वो चढ़ाई तो बहुत दुश्वार गुजार थी। वो पहाड़ी उबूर करके अगर मैं दूसरी जानिब उतरता तो किसी महफूज मकाम तक पहुंच सकता था। दरख्तों और झाड़ियों की आड़ ने ज्यादा देर तक मेरा साथ नहीं देना था। दरख्तों की आड़ से निकलते ही चढ़ाई मजीद सख्त हो गई थी। पहले तो मैं ऊपर चढ़ने के लिए झाड़ियों वगैरह की मदद लेता रहा, लेकिन अब ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं थी जिसका सहारा लेकर मैं ऊपर चढ़ता। क्लैशनकोफ की स्लिंग मैंने सर से गुजार कर क्लैशनकोफ पीछे लटका ली थी। पहाड़ी इलाका उबूर करने तक मैं उस क्लैशनकोफ को फेंकना नहीं चाहता था। हाथों की मदद से पत्थर के बाहर को निकले हुए नोकीले सिरे पकड़कर मैंने आहिस्ता आहिस्ता ऊपर खिसकना शुरू कर दिया। अगर मेरा हाथ फिसल जाता तो मेरा बचना मुहाल था। मैं दरख्तों की आड़ से निकलकर चंद ही गज ऊपर चढ़ा हूँगा कि मेरी समातों में क्लैशनकोफ के ब्रस्ट की आवाज गूंजी। मैं खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाया, चल भाई शानी, तेरा वक्त पूरा हुआ। उसी वक्त 2-3 और ब्रस्ट चलाए गए, लेकिन कोई भी गोली मुझे न छू सकी। मैंने नीचे की तरफ नजर दौड़ाई। उसी वक्त एक और क्लैशनकोफ गरजी। आवाज की समत का अंदाजा करते ही मेरा रुका हुआ सांस इत्मीनान भरे अंदाज में खारिज हुआ। मेरी तलाश में सरगर्दा दुश्मन घनी झाड़ियों और शक वाली जगह पर अपना एमुनिशन फूंक रहा था। मैंने दोबारा अपना सफर शुरू कर दिया। दुश्वार गुजार चट्टान पर चढ़कर आगे 50-60 कदमों का सफर पहली चट्टान की निस्बत आसान था। वहाँ बर्फ भी बिखरी पड़ी थी। मैं आगे को झुककर बुलंदी सर करने लगा। फायर की आवाज आना बंद हो गई थी। मेरे कदमों में तेजी आ गई थी।
क्योंकि मुझे जंगल में न पाकर उनका ख्याल दाएं या बाएं मौजूद बुलंदी की तरफ जा सकता था। गो चढ़ाई बहुत दुश्वार गुजार थी, लेकिन जहां तक दरख्तों की हुदूद मौजूद थी वहां तक मुझे ढूंढने के लिए वो आ सकते थे। जल्द ही मेरे अंदेशों ने हकीकत का रूप धार लिया था। इस मर्तबा पहाड़ी के करीबन दरमियान में क्लैशनकोफ का ब्रस्ट चलाया गया था। उस वक्त तक मैंने आसान रास्ता तय कर लिया था। आगे फिर खड़ी चट्टान थी। उस चट्टान की जड़ में मैं आगे बढ़ने लगा ताकि कहीं भी ऐसी जगह नजर आए जहां से ऊपर जाना मुमकिन हो सके तो कोशिश करूं। मुझे ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा था। गो वो जगह भी ऐसी थी कि आम हालात में उस पर पांव धरने की जुर्रत मैं खुद भी नहीं कर सकता था, लेकिन उस वक्त मेरी जान पर बनी हुई थी और जब मामला आर पार वाला हो तो बड़े बड़े खतरे मोल ले लिए जाते हैं। जेब से मजबूत और तेज धार खंजर निकालकर मैंने मुंह में पकड़ लिया था, क्योंकि बाज जगहों पर हाथ पकड़ने के लिए कोई नोकीली जगह या दरार न मिलती तो मैं उस खंजर को किसी तंग दर्ज में घुसाकर हल्का सा आसरा हासिल कर सकता था। 7-8 गज की उस चट्टान को सर करते मुझे दांतों पसीना आ गया था। अपनी पकड़ मजबूत रखने के लिए मैंने दस्ताने उतार कर जेब में डाल लिए थे और उस वक्त यूं लग रहा था जैसे मेरे हाथ मेरे जिस्म का हिस्सा न हो। सर्द चट्टान के मुसलसल लम्स ने मेरे हाथों में ऐंठन शुरू कर दी थी। चट्टान पर चढ़ते ही मैंने हाथों को आपस में जोर से रगड़ने लगा। मिनट भर ये वजीफा जारी रखने के बाद मैंने जेब में रखे गर्म दस्ताने निकाल कर पहन लिए। उसके बाद पहाड़ी की चोटी तक कोई ऐसी जगह मौजूद नहीं थी कि मुझे दस्ताने उतारने की जरूरत पड़ती। 30-35 कदमों का सफर तय करके मैं ऊपर पहुंचा। तलाश करने वाली पार्टियां पहाड़ की उस बुलंदी तक पहुंच गई थी जहां दरख्तों का सिलसिला खत्म हो रहा था। इसका अंदाजा मुझे उनके किसी झाड़ी पर फायर करने से हुआ। वहां पर मैं उन पार्टियों की कार्रवाई से बिल्कुल महफूज था, क्योंकि जिस चट्टान को सर करके मैं ऊपर चढ़ा था उसे आम हालात में सर करने के लिए कोह पैमाई का सामान होना जरूरी था। मैंने भी बस जान का खतरा मोल लेते हुए उसे उबूर करने की कोशिश की थी। उसे उबूर न करने की सूरत में भी मेरे लिए मौत थी और कोशिश करके मरना हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कहीं बेहतर है। इस तरह कम से कम दिल में कोई हसरत तो बाकी नहीं रहती। स्काई लाइन से नीचे होकर मैं पहाड़ की बुलंदी ही पर आगे बढ़ गया। स्काई लाइन वो जगह है जहां पस मंजर में कोई चीज मौजूद ना हो और सिर्फ आसमान हो। ऐसी सूरत में वहां मौजूद किसी भी आदमी की हरकत को दूर से बहुत आसानी से देखा जा सकता है। मेरी हरकत कंसर्टीना वायर को देखकर रुकी थी। तार की मौजूदगी ये बताने के लिए काफी थी कि वहां से 100-200 गज के फासले पर इंडिया की कोई पोस्ट मौजूद थी। हालात जिस किस्म के बन चुके थे उनमें पोस्ट के लोगों को गाफिल समझना एक हिमाकत थी। कंसर्टीना वायर आधे से ज्यादा बर्फ में छुपी हुई थी और उसे उबूर करना चंदा दुश्वार नहीं था, लेकिन मैं पोस्ट के करीब जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। मैं दाएं जानिब से उस पहाड़ी पर चढ़ा था। कंसर्टीना वायर के साथ साथ ही मैं बाएं जानिब नीचे उतरने लगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।